हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग फैल्कन स्पोर्ट्स। मैं हूं फैजान भट्ट। चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है। अब कुछ ही वक्त रह चुका है कि जब पिंडी, लाहौर और कराची में ये मेला सज जाएगा। टीमें जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, आप पिक्चर्स देख सकते होंगे। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों ने सवाल किया। वसीम अकरम की बात करें, दीगर प्लेयर्स की बात करें, सलमान बट की बात करें, बासित अली की बात करें, एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, तो वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इवन दैट आमिर जमाल सेड के एक इनक्रिप्टेड उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि बेट्रेल हुआ है उनके साथ। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमने आज स्पेशल गेस्ट को अपने साथ अटैच किया है। ही वॉज द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उन्होंने क्रिकेट भी काफ़ी खेली है। तकरीबन 25 उनके टेस्ट हैं और 12 से 14 उनके ओडीआईज हैं। ऑब्वियसली जो टाइम था तब ओडीआईज अभी आ रहे थे, लेकिन उनकी जो कीन आई है अबाउट क्रिकेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाता उनको अनाउंस करते हैं। हारून रशीद साहब हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं मेरे साथ। हारून साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और उनका पहला सवाल, जब आपने स्क्वाड देखा तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में या कोई वो थॉट जो होता है ना, एकदम से एक चीज देखने के बाद वो सिंगल थॉट जो पहला आया वो क्या था? ये इसमें सबसे जो मुझे पहले जो ख्याल आया वो ये आया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये ओडीआई कॉन्टेस्ट है और इसके लिए आपने कुछ दौरे भी किए, आपने उस टीम को भी लेकर गए और आप कामयाबी भी आपने हासिल की। यानी अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को देखते हैं तो टेस्ट क्रिकेट और टी20 को निकाल दें, लेकिन ओडीआई में आपने अवे सीरीज में भी जीता है और आपने अपने मुल्क में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो एक यूनिट ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा था। बट ऑल ऑफ अ सडन जो है, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि थिंक टैंक ने किस तरीके से इस चीज़ को लिया। और ऑल ऑफ अ सडन आप जिनको लेके चल रहे थे उनको आपने बिल्कुल ही टीम से डिस्कार्ड कर दिया। तो फिर इसका मतलब है कि या तो आप पहले गलत थे कि आपने इन लोगों को जिनको अब आपने लिया है पहले आपने क्यों नहीं लिया, और अब उन लोगों को ले लिया वापस, ऐसे लोगों को जो पास्ट में बहुत मर्तबा आजमाए गए हैं बिल्कुल। और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो इतने कामयाब नहीं रहे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी है जिससे मुझे ऐसा लगा कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जो थी वो कंफ्यूजन का शिकार थी और उनके जहन में सिर्फ यही रहा कि हमें ना एक्सपीरियंस स्लॉट को वापस ले आना चाहिए। मे बी ये गैम्बल है जो कर रहे हैं। अब हमें तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि क्या या उनके ये डिसीजन ठीक थे या नहीं थे। अच्छा हारून साहब, आपने एक बात की कि जैसे एसर शफीक ने भी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बाद बात की थी कि हम एक्सपीरियंस की तरफ गए, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इन दिस गेम वो चाहिए होता है। एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, उस्मान खान टीम का हिस्सा है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना ओडीआई डेब्यू नहीं किया। तैयब ताहिर टीम में शामिल है, सिर्फ 3 ओडीआईज खेले जिसमें से 2 इनिंग्स उन्होंने खेली है, एक में खेल नहीं पाए। इमरान अहमद अभी तक सिर्फ 4 ओडीआईज खेल चुके हैं। कामरान गुलाम 6 ओडीआई इनिंग्स खेले हैं। खुशदिल शाह ने 8 ओडीआई इनिंग्स खेली हैं। साउथ शकील 12, मोहम्मद हसनैन 14। अब साउथ शकील ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग इन द टेस्ट क्रिकेट, उनकी उस परफॉर्मेंस की वजह से टीम में ले लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, असद शफीक एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, ऑल्सो यू टॉक अबाउट दैट। इमाम उल हक, उनका इतना एक्सपीरियंस, 47 की उनकी एवरेज सेना कंट्रीज में देख लें या ओवरसीज देख लें, और इन पाकिस्तान ही हैज द एवरेज ऑफ 53 और 54 आई थिंक। उनकी एक्सपीरियंस को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया और उनको क्यों टीम में नहीं लिया गया? क्योंकि एक रेगुलर ओपनर के साथ जा रहे हैं हम। देखिए फैज़ान, इससे मुझे ये जो जो भी आपने अभी स्टैट्स दिए, ये ऑब्वियसली मैं भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा था कि एक तरफ वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस, तो इससे लगता ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि असद शफीक एंड हिज कलीग्स इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया हुआ था। वो एक्सपीरियंस किसको कह रहे हैं? वो क्या फजल शाह को एक्सपीरियंस कह रहे हैं? वो क्या उसको जो फ़हीम मशरफ है उसको एक्सपीरियंस कह रहे हैं? आपके पास तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट अभी खेली नहीं है और मोस्ट लाइकली वो आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। देखिए, उसके बाद मैं फर्दर आपको लेके चलता हूँ कि जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है ना, तो सबसे पहला काम ये वो करती है कि वो अपनी फर्स्ट 11 बनाती है कि हमारी फर्स्ट 11 जो है वो क्या होगी। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि जी 11 तो हमने बना लिए, ये तो मोस्ट लाइकली लगता है कि हम इसको लेकर चलेंगे। और उसके बाद फिर वो 4 खिलाड़ियों को देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें कौन कौन से प्लेयर की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। अगर हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए तो हमें एक फास्ट बॉलर रखना है, हमें अगर एक स्पिनर चाहिए तो एक स्पिनर रखना है, हमें एक बैट्समैन चाहिए तो एक बैट्समैन रखना है, और इसी तरीके से अगर एक ऑलराउंडर चाहिए तो आपने ऑलराउंडर रखना है। इस तरीके से आपका ये स्क्वाड बनता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानगी हो रही है, मैं जब इनके स्क्वाड को देखता हूँ
तो उसमें 7 जेन्युइन बैट्समैन है, यानी 7 बैट्समैन है 15 के स्क्वाड में, ठीक है। उसके बाद जो 3 को ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में ला रहे हैं, वो तीनों ऑलराउंडर्स, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, या वो खुशदिल शाह हो, उन्होंने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है एज एन ऑलराउंडर। अभी तक वो बिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर है। सो ये भी अगर आप उनको लेके जाएं, या किसी को आप चले बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं फ़हीम को, तो एक बॉलर हो गया। ये दोनों तो बैट्समैन है ना, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल। आई मीन उनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में आप नहीं ला सकते। तो उससे हुआ ये कि 7 और +2 9 बैट्समैन के साथ आप जा रहे हैं, ठीक है। आपके स्क्वाड में 9 बैट्समैन है, उसके बाद आपने एक स्पिनर रखा है 10, ठीक है। उसके बाद आपने 4 रखे हैं फास्ट बॉलर और एक आपका ऑलराउंडर 15। सो ये स्क्वाड बन रहा है। आप मुझे ये बताएं, इसमें ओपनर नहीं है। इसका मतलब है आप चैंपियंस ट्रॉफी के इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपका ओपनिंग पेयर क्या होगा। लोग बातें कर रहे हैं कि जी बाबर आजम ओपन कर लेते हैं, बट बाबर आजम का अगर रिकॉर्ड आप ओडीआई में देखेंगे तो उसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है नंबर 3 पे। बिल्कुल, आप नंबर 3 पे रिकॉर्ड। सेक्रीफाइस करेंगे ऊपर लेके जाके। अच्छा, दूसरी चीज जिन्होंने फखर जमान को ऐड किया, ठीक है। फखर जमान भी अगर देखें तो पिछले 1 साल से आपके सीन में नहीं है। ही इज नॉट इन गुड फॉर्म, और उसकी फिटनेस हमेशा से डाउटफुल रही है। उसका नी हमेशा प्रॉब्लम रही। ठीक है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। जो मुझे माइंडसेट नजर आया सिलेक्शन कमेटी का, वो सिर्फ ये था कि उन्होंने देखा कि कौन जोर जोर से हिटे मार लेता है। मैं देखता हूँ फ़हीम अशरफ हिटे मार लेता है, खुशदिल शाह वो भी हिटे मार लेता है, और वो भी जो ओपनिंग है बैट्समैन है फखर जमान, ये भी हिट मार लेते हैं। बट द थिंग इज कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं ये बात करता हूँ और ये कहते हैं कि सऊद शकील को ओपन करा देंगे, ये कहते हैं कामरान गुलाम को ओपन करा देंगे, देखें ये उनका जॉब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो दोनों तरफ से नई बॉल ऑपरेट होती है। सो बॉल को पुराना होने में भी जो है वो 10 से 12 ओवर चले जाते हैं। तो आई थिंक वहां पर एक स्पेशलिस्ट ओपनर का होना बहुत जरूरी था। आपने भी इमामुल हक का नाम लिया, ठीक है, वो भी एक कैंडिडेट हो सकता था, लेकिन आप देखेंगे अभी जो रिसेंट फॉर्म देखेंगे, क्योंकि इमामुल हक इंटरनेशनली नहीं खेल रहे, नहीं खेल तो रहे थे। डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, चले मैं मान लेता हूँ। लेकिन आपका शान मसूद तो अच्छी फॉर्म में है। आपकी शान मसूद ओपनिंग बैट्समैन है, आपको वो रन्स करके भी दिए हैं उसने, और वो टीम का कैप्टन भी रहा है। आपको कम से कम 9 बैट्समैन जो आपने रखे हैं, उसमें से मेरे नजदीक ना तैयब ताहिर की बारी आएगी, मेरे नजदीक हो सकता है ना किसी एक और से जो सलमान अली आगा तक तो मुझे लगता है कि उसकी बैटिंग आ जाएगी, ना उस्मान खान की बैटिंग आएगी। देखिए, ये 2 जो बैट्समैन आपने खिला दिए, ये तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आपने इनको इन करेंगे। देखिए, अच्छा, जिस तरह से हारून साहब आपने बात की शान मसूद की, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले भी क्या ऐसे होता था, क्योंकि यू बीन इन दिस जॉब, आपको पता है कि किस तरह से जॉब वर्क करती है, कि एक प्लेयर को आप डेजिग्नेटेड एक फॉर्मेट के लिए चुन लेते हो और उसको कहते हो कि आप इस दूसरे फॉर्मेट में जंप इन नहीं कर सकते, रादर देन आपकी जितनी मर्जी परफॉर्मेंस हो। वी आर टॉकिंग अबाउट अब्बास, जिसको टेस्ट के लिए रखा गया, वो टेस्ट खेल रहे हैं, वो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते। साजिद खान की बात करें, उनके साथ भी ये टेस्ट खेलेंगे, उनको T20 नहीं खिलाएंगे, ओडीआई नहीं खिलाएंगे। शान मसूद फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने बात की कि एक टाइम 2022 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान बैटिंग को इन द ओपनिंग स्लॉट, जहां पर जरूरत थी उन्होंने नीचे आके भी बैटिंग करना अच्छी शुरू की। लेकिन जब आप 2023 के वर्ल्ड कप में जाते हो, जैसे आपने बात की 9 बैटर्स हमने खिला लिए, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि सारे हिटें तेज करें। 50 ओवर्स हम मुश्किल से खेल पा रहे थे 2023 के वर्ल्ड कप में। यू वर देयर, आई वाज देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, कि हम पूरे 50 ओवर्स खेल नहीं पा रहे हैं। एंड वाले 10 ओवर्स हमें किन को देखने को मिलता है कि जी हारिस रऊफ बैटिंग कर रहा है, शाहीन शाह बैटिंग कर रहे हैं, 9वें और 8वें नंबर के बैटर जो है वो बैटिंग, टेल एंडर्स बैटर्स तो उनको भी नहीं कहेंगे, वो बैटिंग कर रहे होते हैं। तो जिस तरह टीम बनती है, वो जैसे आपने बात की कि पहले 11 बनाते हैं, उसमें सारी चीजें पूरी होती हैं कि ओपनर आपके 2 हों, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो, आपके टेल एंडर्स जिसमें आपके फास्ट बॉलर स्पिनर्स हों। एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्पिनिंग ट्रैक ऑब्वियसली आपने बनाए थे, आईसीसी नहीं बनाएगा, क्यूरेटर्स आईसीसी के होंगे। दुबई में जब मैच है आपका एक इंडिया के साथ, 3 से 4 स्पिनर्स इंडिया ने अपने स्क्वाड में रखे हुए हैं, और आप एक स्पिनर लेके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इसमें फैजान मैं थोड़ा सा जरा ये एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जो मुझे नजर यही आ रहा है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जब वर्ल्ड कप में बैठ के हम वो सारा जो एनालाइज कर रहे थे, हम ये देख रहे थे। अभी आप देखें कि स्टेबिलिटी लाने वाला बैट्समैन तो मिडिल ऑर्डर में है ही नहीं।
बिल्कुल। आप सिर्फ सलमान अली आगा को, अगर आप सऊद शकील को ओपन करवा देते हैं, तो आपको मिडिल ऑर्डर में सिर्फ रह जाएगा रिजवान और सलमान। और उसके बाद ये जो दो बैटर्स हैं जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें खुशदिल शाह है या ये फ़हीम अशरफ है, भाई वशरफ। ये तो आके हिटें मारते हैं ना। सो पाकिस्तान कहीं उसी सिचुएशन में ना आ जाए कि 30 से 35 ओवर में ये सारे बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में बैठे हुए हो और मैं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी नीचे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बाकी 15 ओवर या 17 ओवर या 18 ओवर खेल लें। आई होप कि ऐसा ना हो। देखिए ये तो हम ज्यूम कर रहे हैं ना कि ये चीजें क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कर रहे हैं। हमने शान मसूद की जब बात की, देखिए शान मसूद, इट्स नॉट दैट कि अगर पाकिस्तान के लेवल के ऊपर अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसको ये बाकी क्रिकेट नहीं खिलाते। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से वो अपनी काउंटी क्रिकेट में अपने सारे फॉर्मेट्स में वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहा है और बिल्कुल। उसकी परफॉर्मेंसेस उस जगह पे बहुत अच्छी है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, एंड बीइंग अ लेफ्ट-हैंडेड ओपनिंग जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन, वो आपको एक हेल्प आउट कर सकता था। लेकिन एनीवे ये डिबेटेबल है। इमामुल हक भी टीम में हो सकता था, आपका ये शान मसूद भी टीम में हो सकते थे, क्योंकि हम करंट फॉर्म देखते हैं, करंट फॉर्म एंड फिटनेस देखते हैं, तो अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इनके बल्ले पे बॉल लग रही है। अब जब आप ऐसे प्लेयर को लेकर आएंगे जो 6 से 7 महीने के बाद टीम में आ रहा है, तो वो उसकी एप्रीहेंशन होती है कि यार मैं अब इतने दिनों के बाद टीम में आया हूँ, पता नहीं मेरी फॉर्म कैसी है, मैं खेल सकूंगा कि नहीं खेल सकूंगा। उसी उसमें कंफ्यूजन में वो शुरू 1 से 2 मैच दे जाते हैं। देखिए बिल्कुल। आपके 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है फैजान। बिल्कुल, आपका न्यूजीलैंड और इंडिया। आपका मैच है इंडिया से। अगर ये दोनों मैचेस आप नहीं जीते, देन यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। पहले राउंड में आप बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही है। बांग्लादेश को भी आसान हरीफ ना समझे, क्योंकि उसने भी अभी रिसेंट अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, उन्होंने भी बहुत इंप्रूव किया है। इवन दैट उनकी बॉलिंग जो है पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तास्किन अहमद की बात करें, मुशफिकुर रहीम और मुशफिकुर रहमान। नहीं, स्पिनर्स भी उनके बुरे नहीं है। देखिए जब आपने स्पिनर्स की बात की, जो मुझे एक रीजन नजर आता है कि क्यों उन्होंने स्पिनर्स नहीं रखे। देखिए आपने दूसरे तमाम टीमों के जब आप स्पिनर्स देखते हैं ना, तो वो जेन्युइन बैट्समैन भी है। मैं अक्षर पटेल की बात करता हूँ, मैं जडेजा की बात करता हूँ, दे आर गुड बैटर्स एज वेल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं न्यूजीलैंड को देखता हूँ कि उसमें रविंद्र अगर लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, या उनमें सेंटनर अगर लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, और उसमें ब्रेसवेल अगर ऑफ स्पिन करता है, वो दे आर जेन्युइन प्योर बैट्समैन एज वेल। सो हमारे यहाँ सुफियान मुकीम को मेरे अपने नजदीक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बैटिंग नहीं अच्छी करता, बैटिंग नहीं करते। अब्रार बैटिंग नहीं अच्छी करता, लेकिन ये एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए। यहाँ पर शादाब खान का मैं नाम इंक्लूड करना चाहूंगा। बाबर आजम ने जब भी हमने देखा है, जब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि इतने चांसेस दिए 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम यही बात कर रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उनकी जरूरत थी और उनकी जगह बनती थी, फिर भी नहीं लिया गया। ये थिंक टैंक वही आप बात कर रहे हैं ना। अब आप जब आपने जब बात की कि वो लोग उसने एक्सपीरियंस की बात की, तो एक्सपीरियंस में देखें फ़हीम अशरफ का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पीछे अगर देखा जाए। इसी तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो शादाब का भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन आपके उस गैप को फिल कर रहा है वो। अगर आप की तरफ जाते तो आपको वो गैप फिल कर रहा है कि ही इज अ गुड फील्डर, और वो आपको एट टाइम आपको मैच भी जिता सकता है अपनी बैटिंग से, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। मैं देख रहा हूँ कि वो इवन डोमेस्टिक में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। अभी उसने पिछला कल जो मैच खेला उसमें उसने 55 रन किए हैं, लेकिन बॉलिंग वो इतनी अच्छी नहीं कर रहा। बट स्टिल आपका जो कहना है कि आपको कम से कम स्पिनर का तो कोई अपने जहन में रखते। आपने खुशदिल शाह जो कि T20 क्रिकेट खेल रहा है, यार आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हाँ वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 क्रिकेट खेल रहा है। और इसके साथ साथ तो आप फ़हीम अशरफ की बात कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ तो ऑफ लेट खेल ही नहीं रहा बिल्कुल। उसको आपने हांगकांग सिक्सर्स में भेज दिया, आपने उसको किसी और फॉर्मेट में डाला, आपने 2-3 दफा उसको हांगकांग सिक्सर्स में तैयब ताहिर भी गए थे। हाँ तैयब ताहिर, देखिए तैयब ताहिर की तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिलहाल इसकी जगह, मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी जगह पे आप तैयब ताहिर को रख के खुशदिल शाह को निकाल के शायद आपको रख लेते तो कोई इशू नहीं होना था। इसमें जब बैठ के डिबेट डिस्कस होता है तो उसमें ये सारे आपके इफ्स एंड बट्स आते हैं कि यार ये नहीं तो ये। मेरे अपने नज़दीक जो मेरे जहन में नज़र आता है, जो इनका जो माइंडसेट था, वो शायद इनके जहन में है कि यार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा रखो, ताकि बॉलिंग साइड को प्रॉब्लम्स रहे कि आप देख लेंगे फ़हीम अशरफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आप देख लेंगे खुशदिल शाह बैट्समैन है, फखर जमान शकील को ले लें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अब फखर जमान को ले लें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अब मैं एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं मतलब रेस करता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, वो ये, आप मुझे ये बताएं कि आपने चले फर्स्ट 11 बना लिया, व्हाट इफ फखर जमान फेल्स इन 2 इनिंग्स, क्या होगा?
कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपने सतत को ड्रॉप करना है तो आपके पास कोई है ओपनर वहां पर? बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है फिर वो टी20 में फॉर्मूला करेंगे, रिजवान और बाबर को कहेंगे चलें आप ओपनिंग कर दें, आपने बड़ी जगह पे सेक्रीफाइस किए, यहाँ पे भी करें आज फिर। देखिए देखिए, इतने बड़े इवेंट के लिए ये चीजें नहीं होती है, आप उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। दूसरा आप देखेंगे, अगर अगर आप इसी तरह की बात करते हो तो मैं अगर आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ले जाऊं तो पाकिस्तान के 6 डेब्यूटेंट्स थे, हाँ वो सब यंग थे। फखर जमान उस वक्त यंग था, और जितने शादाब खान, ये अभी ये हसन अली, शादाब खान, बिल्कुल ऐसे। सब सब ये आप लेकर आए उन लोगों को जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। और हमने जब भी ट्राइड एंड टेस्टेड को बुलाया है, उन्होंने आपको हमेशा मायूस ही किया है। लेकिन देखिए, हमारी तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे। बेशक आपके बेशक। हुकूम में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, लेकिन हम पूरे पूरे मुख्तलिफ जावियों से हम देख रहे हैं कि क्या जो ये स्क्वाड है, ये पूरा बैलेंस है कि नहीं है। मेरे अच्छा हारून साहब, एक बैलेंस नहीं है। एक मीम शेयर हुई देख रहा था मैं कि इस टीम के साथ अगर रिजवान जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो ये उनकी कप्तानी है और ये पाकिस्तानियों की दुआएं हैं, क्योंकि ये टीम लग नहीं रही है कि इतनी अच्छी परफॉर्म करेगी। कामरान गुलाम, यस ही कैन बैट, लेकिन एक परफॉर्मेंस वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी मिडिल ऑर्डर में जब ऊपर से सेंचुरी साइम अयूब मार चुके हुए थे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि साइम अयूब सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, बाकी सारी टीम आपकी वही है। अब्दुल्ला शफीक को आपने ड्रॉप किया ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस, उसमें आपने फखर जमान को ऐड किया। बाकी टीम में चेंजेस करने की जरूरत क्या थी? आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया, जिम्बाब्वे को हराया, आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, चेंज करने की जरूरत क्या थी? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बिल्कुल देखें ना। आप मुझे ये बताएं, अगर अगर अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म थे तो क्या इन फॉर्म आप फखर जमान को वापस लेके आए हैं टीम में? क्या फखर जमान जो है वो अपनी भरपूर फॉर्म के साथ वापस आ रहे हैं? उनको भी तो आके अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा ना। आपकी पहली 2-3 इनिंग्स अगर फेल हो गए तो आपकी टीम पता नहीं कहाँ पहुंचती है, कहाँ नहीं। देखिए, जहाँ तक रिजवान की आपने कप्तानी की बात की, मैं मानता हूँ कि रिजवान अच्छी टेक्निकल उनकी मुझे सेंस नजर आती है, फील्ड प्लेसमेंट्स। और इस टीम में ये हो, मैं मान नहीं सकता कि रिजवान की इनपुट नहीं होगी। एंड आई एम सरप्राइज कि रिजवान ने किस तरीके से ये इस कॉम्बिनेशन को उसने माना। लेकिन मुझे लगता है कि उसको शायद अपनी कप्तानी की एबिलिटी भी कि मैं हैंडल कर लूंगा, मैं बिट्स एंड पीसेस में सलमान अली आगा से भी 3-4 ओवर करा लूंगा, मैं कोई साह से भी करा लूंगा मेरे पास। लेकिन मुझे मिडिल ऑर्डर में इतनी स्ट्रेंथ वाले बैट्समैन चाहिए जो कि बाउंड्री को पार कर सके। मुझे बताया कि हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इरफान नियाजी का, मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्दी इसको इन्होंने मौका दे दिया। लेकिन अब जब वो प्रॉमिस शो कर रहा था आहिस्ते आहिस्ते, ही इज ए ब्रिलियंट फील्डर, और आपके पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर उसकी हिटिंग आपको काम आ सकती थी, टीम का पार्ट था, जेल्ड इन हुआ था। आपने उस लड़के को भी अननेसेसरी बाहर निकाल दिया। सो मेरे अपने नजदीक इनको इश्यूज होंगे। बस अब हमें दुआ ये करनी चाहिए, जैसे भी आपने कहा, कि रिजवान की कप्तानी अच्छी हो जाए और उसके साथ साथ हमारी दुआएं जो है वो भी काम कर जाए। और ये देखिए, ये सारे प्लेयर्स जो आए हैं, somehow or the other, हम ये तो नहीं कह सकते कि इनमें स्किल्स नहीं है या इनमें एबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ ये है कि मेरा जो ज़हन में था कि ये बार बार आके फेल होते रहे, नेशनल मटेरियल नहीं है ये। अभी आप मुझे उस्मान खान बगैर ओडीआई खेले हुए ओडीआई खेल रहा है। जी जी। सो आप फिर इनसे यहाँ तो यू नेवर नो कि इनके दिनों कामरान गुलाम को भी आप देखें कि ही इज नॉट कंसिस्टेंट। और आप अगर ऑफ लेट देखेंगे तो सलमान अली आगा के भी फॉर्म में डिप आया है। उसने भी कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की। मैं मानता हूँ कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बैटिंग के लिए विकेट्स बहुत ही बुरी थी, और यही वजह है कि आप अपने जाल में खुद ही फंस गए कि आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया और वेस्ट इंडीज आपको वो एक अलग स्टोरी है। हाँ, वो बिल्कुल अलग स्टोरी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं एक चीज जो कि सब पाकिस्तानियों को इंतजार होता है और एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि इफ दैट बैटर हैज परफॉर्म्ड इन अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी, वो परफॉर्म कर देंगे तो पाकिस्तान का चांस है कि वो फाइनल्स तक भी पहुंच सकते हैं। मैं शोएब अख्तर की बात करूं, ही सेट कि अगर वो परफॉर्म करेंगे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेगा। वसीम अकरम पुट हिज कार्ड्स ऑन दैट प्लेयर कि वो परफॉर्म करेंगे तो वहां पहुंचेगा। बासित अली से मैंने इंटरव्यू किया, ही सेड दैट एज वेल। कामरान इकबाल, इमरान नजीर, इवन किसी भी आप प्लेयर को उठा के देख लें या फिर आप लेमैन से भी बात करें कि वो कौन सा प्लेयर है जिसके ऊपर सारी नजरें हैं, इट्स द नंबर 1 ओडीआई बैटर बाबर आजम। हारून साहब, बाबर आजम के ऊपर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर आ चुका है, मुझे जहां तक लगता है
कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बाबर परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान के चांस है, बाबर परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। बाबर क्या कर ले, बाबर को आपने जब वो ओपनिंग कर रहे थे आपने उनको नंबर 3 पे नंबर 1 डाउन भेजा। मोहम्मद हफीज ने, उन्होंने कहा मैंने उनसे बात की क्योंकि साइम अयूब को चांस दे रहा था, साइम अयूब खेल रहे थे, आपने उनको चांस दिया टेस्ट में, आपने जब वो इंजर्ड हुए इन्होंने ओपनिंग भी करवा ली। अब वो दोबारा से अगर ओपनिंग करने आते हैं तो ही इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग हिज बैटिंग पोजीशंस। उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली यू हैव कैन टेल बेटर। और मुझे ये बताया कि ये जो सारी बातें होती हैं वो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर भी आ जाता है कि सारी जो लोग हैं या फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की वो मेरे से उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। और लेटली बाबर आजम की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है पाकिस्तान में भी। आप देख लें आफ्टर दैट 2 हाफ सेंचुरीज इन साउथ अफ्रीका इन 1 डे, उसके बाद परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। डू यू थिंक कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाएंगे या फिर ही कैन परफॉर्म इन दैट प्रेशर एज वेल? कि ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ एक मैच है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, ये हम जो 2 जीत जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ चांस होगा, वी विल गो जी सेमीफाइनल्स। देखिए देखिए फैजान, ये बड़ी आपने देखिए, होता यही है कि आप किसी भी टीम को जब आप देखेंगे ना, तो आपसे 2 से 3 बैटर्स आपको ऐसे नजर आते हैं जिनके ऊपर वो सारी टीम डिपेंड करती है। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ हमारी टीम बाबर पे डिपेंड करती है। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली कोहली की बात करते हैं। हम अगर जब इंग्लैंड में चले जाते हैं तो हम ब्रूक्स की बात करते हैं, हम बटलर की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल की बात करते हैं कि ये बेसिकली एक किस्म के मैच विनर्स हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बैटर्स अच्छा करेंगे। तो हम भी पाकिस्तान में भी इसीलिए जो इतनी ज्यादा उम्मीदें लोगों ने बाबर से लगाई हुई कि वो की बैट्समैन तो है ना, आप और उसका वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। देखिए पाकिस्तान का अभी भी मेन स्टेज जो बैटिंग में मुझे नजर आ रहा है वो बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा ही है। अगर ये आपके वो मिडल ऑर्डर देखिए, आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फेज होगा वनडे में, वो होगा फ्रॉम 11 ओवर्स से लेके 40 ओवर्स तक। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, उस 40 ओवर्स में आपके मेन बैटर्स इन होने चाहिए और वो उस वक्त तक रहे जब तक कि अगर वो बीच में से आउट हो गए, चाहे वो बाबर हो जाए, चाहे वो रिजवान हो जाए, वो सलमान अली आगा हो जाए, तो आपकी तो टेल आ जाएगी ना, एक्सपोज हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो प्रेशर बाबर पे आपने देखिए, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे आपके साथ फैजान, तो मैं उस यही कह रहा था कि आपने बाबर के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला है। वो खेल रहा है और यहाँ से कहा जा रहा है कि जी कप्तानी से हट जाएगा, ये वापस आएगा। तो सो आप देखिए, इट्स अ माइंड गेम एज वेल। कोहली का जब 3 पीरियड आया था, आपको याद होगा कि उसको जब कप्तानी से हटाया था, उसको भी 1 से 1.5 साल 2 साल लग गया। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसने कम बैक कर लिया। बट क्या बाबर आजम इतने स्ट्रांग होंगे? मुझे फील है, ये फीलिंग है कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो अच्छी होंगी, क्योंकि आईसीसी का क्योंकि इवेंट है, आईसीसी की पॉलिसीज में चलेगी, पाकिस्तान की पॉलिसीज में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। स्क्वेयर टर्नर तो नहीं बनाएंगे, ये बना ही नहीं सकते। वो अच्छी विकेट्स होंगी जिसमें आपके रन्स भी होंगे। सो अब अगर आप देख रहे हैं, देखिए टीमें कहाँ जा चुकी है। आज जो इंडिया T20 खेल रहे हैं, 249 किए उन्होंने, 49 उन्होंने किया है, जबकि उनके मेन प्लेयर ना रोहित शर्मा है, ना कोहली है, ना राहुल है, ना कोई। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि टीमें किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। एंड देन हम अभी तक यही लगे हुए हैं कि जी हम 5 ओवर, 5वां जो बॉलर है हमारा, वो खोइटल कर लेगा 3-4 ओवर, और 3-4 ओवर सलमान कर लेगा। देखिए अब जो आ गया है, दूसरी टीमें तैयार होती हैं कि आपके पास नॉन रेगुलर बॉलर आए ताकि उनको हिट आउट करें, इररिस्पेक्टिव उनके विकेट्स गिरे या ना गिरे। सो गेम का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया हुआ है। मैं यकीन करें, मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हो रही है, क्योंकि मैं आकिब जावेद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस किस्म की वो चीजें होंगी, क्योंकि वो तो बहुत डीपली इन सारी चीजों में से गुजरा हुआ है। वो टीम का कैप्टन रहा हुआ है। वो उसने लाहौर कलंदर्स को जिस तरीके से लेके चलाया, आई थिंक अगर उसकी ये सोच है, और वो हमने देखा है कि रिजल्ट्स तो लेट मिले और कलंदर को, लेकिन मिले। लेकिन यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में तो रिजल्ट्स आपको फौरन चाहिए। अगर आप दो मैच हार गए तो आप तो बहुत कम चांस रहेगा आपका। तो इसलिए आपके दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको जीतने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी देखिए, एक और बात आपको याद दिलाऊं कि जब हम उसी प्रोग्राम में जब हम आपके साथ बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान, तो आपने देखा था कि वहाँ जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हारिस रऊफ भी सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलते हैं ना, उनको 10 ओवर्स के स्पेल का तो उनको आइडिया नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी मैंने पीछे तो उनको क्रिकेट खेलता भी नहीं देखा। सो वो T20 से एकदम से वो भी वनडे के उसमें आएंगे।
तसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेले, आपने उसको रेस्ट करवा दिया शाहीन शाह को, वो भी टेस्ट में नहीं खेले। हाँ जी, प्रॉब्ली मेरे अपने नजदीक शायद ये जो ट्राई सीरीज हो रही है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, इसी की इंपॉर्टेंस जानना चाह रहा हूँ कि ये ट्राई सीरीज की बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट में रेस्ट पे थे, और टेस्ट पे रेस्ट पे थे, उसके बाद वो टीम में वापस आ रहे हैं। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरसीज पिचेस के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। ऑस्ट्रेलिया में वो बैम्बूजल कर देते हैं, जैसे 2023 के वर्ल्ड की आपने बात की, ही परफॉर्म्ड, लेकिन लेकिन नहीं, अब मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि इन्होंने इस ट्राई सीरीज को टोटली अपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है एक मैच में कामरान गुलाम को कह दे ओपन कर ले, एक मैच में अगर वो चल गया तो ठीक है, दूसरा भी कर लेगा, अगर वो नहीं चला तो सऊद शकील को कह देंगे आप ओपन करके देख लें। सो ये जब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपके मैचेस ज्यादा नहीं है, मेरे अपने नजदीक ये इनको करना ये चाहिए था कि अभी भी देखें जब ये बैठे हुए थे, इनको चाहिए था कि टीम बहुत पहले अनाउंस कर देते और अपने ही होम में बिल्कुल टीम बना के कॉम्बिनेशंस को ये कर दे। अब मुझे बताया ना, उन्होंने फजूल किस्म का जो कैंप लगाया हुआ है 25 खिलाड़ियों को स्ट्राइक फोर्स का, हाँ, और वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, उनमें से कौन सा लड़का है जो सिलेक्ट हुआ, कोई भी नहीं हुआ। सो मेरे अपने बजाय ये करने के, अगर ये कर लेते हैं कि सीरीज ऑफ मैचेस खेल लेते जिसमें ये अपने कॉम्बिनेशन, अगर यही स्क्वाड इन्होंने बनाना था तो देखें ना, आप कम से कम कॉम्बिनेशन बनाते हुए पहले मैच में आप इस पोजीशन पे होते कि आपको पता लग जाता कि जी हमारा फर्स्ट 11 क्या होगी। अब अगर ये इनकी ट्राई सीरीज में खुदा ना खास्ता बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है तो आप तो जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो आप फिर ऐसी जगह पे खड़े होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी वी जस्ट होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ट्राई नेशन भी अगर हम एक दो मैच हार गए, क्योंकि एक मैच न्यूजीलैंड के साथ है वो हमारे ग्रुप में, अगर हम मैच हार गए तो वो कहते हैं ना कि शादी से पहले ही जो है ना मर्ग वाली सिचुएशन हो जाएगी, अफसोस में आ जाएंगे कि यार ये टीम हार गई है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे अगेंस्ट इंडिया। देखिए दोनों टीमें, मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका और ये दोनों टीमें बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में सारी की सारी टीमें वेरी स्ट्रॉन्ग टीम उनके जो मैं देख रहा हूँ उनकी टीमें जो उनके कॉम्पोजिशन, दे हैव गॉट गुड फास्ट बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, अच्छे बैटर्स हैं। सो मुकाबला तो बहुत सख्त होगा। अच्छा हारून साहब, लास्टली ये पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर लास्ट बात करते हैं, आप 11 में किस किस को देख, मैं आपको बताऊंगा, हाँ मैं आपको बता दूं कि 5 जो मुझे नजर आ रहे हैं वो तो सीधी सीधे आपके सामने है, फखर जमान है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम को जरूर खिलाएंगे, सलमान अली आगा है और रिजवान है, ठीक है, ये 5 तो आपको नजर आ रहे हैं। अब छठे का जो स्लॉट है ना, उसमें ये कोशिश करेंगे कि सऊद उसको जो फहीम अशरफ या खुशदिल शाह, और नहीं वो जो खुशदिल शाह को, और उसके बाद फहीम अशरफ को ये नंबर 7 पे लेके आएंगे। 8 पे आपका जो है वो होगा इब्रार अबरार, और उसके बाद अब यहाँ ये देखना है कि ये 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं या 2 फास्ट बॉलर्स और एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ जाते हैं। तो अगर ये इनके साथ जाते हैं, अगर ये 3 बॉलर के साथ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास तो बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी ना। 4 बॉलर के बाद आप पे 5वां बॉलर जो है वो तो आपका मेक शिफ्ट होगा, वो खुशदिल शाह कुछ ओवर करेगा, कुछ सलमान अली आगा करेगा। मेरे अपने नजदीक 5 बॉलर्स के साथ जाना बनता है, 5 बॉलर्स, और उसके बाद आपके पास जो है ना वो 6 बैटर्स होने चाहिए जिसमें एक विकेट कीपर। अच्छा, आप ग्रुप्स के ऊपर आ जाते हैं। ग्रुप ए में देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है। यहाँ पर सॉर्टेड सा है, अगर आप 2 मैचेस जीतते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पर एक मौत का नंगा नाच होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिग टीम 2023 का वर्ल्ड कप जीती हुई है और अभी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। इंग्लैंड वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी, 2023 का जो हिकअप आया था उसके बाद से दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस कि वो एक आईसीसी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे। साउथ अफ्रीका वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गई है, ऑल्दो पाकिस्तान से वो हारी है लेकिन लास्टली वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और अफगानिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप और अब ये जो आने वाली ट्रॉफी है उसमें जो उनकी एक फॉर्मूला है कि मेंटोर उन्होंने अनाउंस कर देना है और उसके बाद उसी के अंडर खेलते हैं और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच को आप ज्यादा कीन आई से देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को? देखिए मैं बताऊं कि दोनों ग्रुप्स में अगर आप वैसे देखें स्टैट्स के हिसाब से, तो दोनों ग्रुप्स में 3 टीमें तो बहुत ही स्ट्रांग है ना। यानी आप अगर देखिए, सिवाय आप अफगानिस्तान को मैं भी ये कह सकता हूँ कि इमर्जिंग टीम है, बड़ा अच्छा खेलती हुई आ रही है, लेकिन आप उसको अभी फिलहाल रेटिंग में हाईली रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश को इस वाले ग्रुप में जो पाकिस्तान है, आप बांग्लादेश को ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है ठीक है,
वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको ऐसे थ्रेट नहीं नजर आता। और वो जो 3 टीमें दोनों तरफ है ना, वो तो बहुत ही तगड़ी टीमें हैं, तो इसीलिए डू एंड डाई सिचुएशन हर मैच में होगी। सो ये अगर आप समझते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच इंपॉर्टेंट होगा, नहीं, इंग्लैंड का अफगानिस्तान का मैच भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच भी इंपॉर्टेंट होगा, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच भी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मेरे नजदीक भी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबला है ना, ये बहुत सख्त होने जा रहा है। मतलब एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, जो इन्होंने एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, जो इन्होंने लोगो बनाया है या जो टैगलाइन बनाई है, वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, अब आपके ना सेमीफाइनलिस्ट सुनने का जो है ना वक्त आ चुके हैं। मैं इससे पहले दूसरों का बता देता हूँ। बासित अली ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को है, उसमें से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में होगा, और न्यूजीलैंड। और दूसरी ग्रुप में से उन्होंने बात की थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और मैंने जो दूसरे हैं वो भी पढ़े हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग सेड के पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड विल बी प्लेइंग द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और रवि शास्त्री कहते हैं कि इंडिया सिर्फ ग्रुप ए से आएगा। और उनकी मुझे तो समझ नहीं आई कि उन्होंने ग्रुप ए से एक टीम को रखा है और सेमीफाइनलिस्ट में दूसरे ग्रुप से 3 टीमों को रखा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को। ये शायद उनको नहीं समझ आई होगी। नहीं, वो ये है कि दूसरे ग्रुप से जो 2 सेमीफाइनल आएंगे, वो दोनों ही अपने मैच जीत जाएंगे। उन्होंने समझ नहीं आई, उन्होंने एक में से 3 टीमें ले ली और एक इंडिया को लिया। आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन सी है, और इनके ऊपर भी बात कीजिएगा। देखिए अगर तो आप देखिए, मैं इसमें कुछ जज्बाती बात तो नहीं करूंगा ना, मगर ठीक है, हमारा सबका दिल है, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आए। पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस इन ओडीआई क्रिकेट, जो ये अपने स्क्वाड लेके गए हुए थे, उसके साथ बहुत अच्छी थी। इन्होंने जब स्क्वाड में ये ऊपर नीचे किया, उसकी वजह से इनको डेंट पड़ेगा और वो शुरू के मैचेस में ही इश्यूज हो सकते हैं। अगर खुदा वो क्लिक ना किए जो प्लेयर्स इन्होंने लिए, अगर वो क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग चांस बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम राइट ऑफ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। हाँ, राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अपने नजदीक अगर आप करंट फॉर्म पे देखते हैं ना, तो करंट फॉर्म में न्यूजीलैंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है, इंडिया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है, ठीक है। इस तरह आप दूसरी तरफ अगर चले जाए तो साउथ अफ्रीका के रिसेंट परफॉर्मेंसेस जो है ना, वो उसको मुमताज करती है दूसरी टीमों से, यानी उनको बढ़तरी हासिल हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रही। और साहब एकदम से आपने करिए ठीक है, आहिस्ता उर्दू शुरू कर दी, मुमताज बढ़तरी। मैं ये मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन में नॉवेल्स बहुत पढ़े हुए रहे। ठीक है। तो मेरे अपने नजदीक आप समझ लें कि ये अपसेट भी हो सकता है। जो प्रेडिक्शंस है, जरूरी नहीं है कि जो प्रेडिक्ट कर रहा है वही हो, लेकिन जैसे मैंने आपको फॉर्म एंड करंट फॉर्म को लेके चल रहा हूँ, आप इसमें अफगानिस्तान को भी रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। जस्ट होप कि ऐसा ही हो। थैंक यू फॉर योर टाइम हारून साहब। आप चीफ सेलेक्टर रहे हैं पाकिस्तान के, और आपने उस तरीके को बताया कि किस तरह से टीम को सिलेक्ट किया जाता है, और जो बाकी देखने वाले हैं उनको ये चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए कि टीम को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, और यही टीम अब खेलेगी। दुआ करें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, रिजवान की अच्छी कप्तानी हो, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज दीज आर द पिलर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ। They have to perform so Pakistan can go into the semi-finals and win that semi-final, और after final हम दोबारा से इस चीज को सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।